नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 4 बजे इस वक्त खबर कश्मीर से। कश्मीर में जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। टारगेट किलिंग थम नहीं रही। कश्मीर से पलायन शुरू हो गया। कश्मीरी पंडितों हिंदुओं ने घाटी से जम्मू का रुख करना शुरू कर दिया। कश्मीर में आतंक पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा एजेंसियों के चीफ, खुफिया एजेंसियों के चीफों के साथ बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और डीजी दिलबाग सिंह इस बैठक में शामिल हैं। पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, ये दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के टारगेट किलिंग को लेकर बड़ी खबर भी आ रही है। हम वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और रॉ, बीएसएफ, सीआरपीएफ के प्रमुख शामिल हैं। किस तरह से कश्मीर में स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए, कैसे आतंकवाद पर नकेल कसी जाए, कैसे आतंकवादी जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, चुन चुनकर लोगों को निशाना बना रहे हैं, आम कश्मीरी को, गैर मुस्लिमों को वहां पर वो निशाना बना रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। इस बात पर मंथन इस समय गृह मंत्रालय में चल रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक में बीएसएफ, रॉ, सीआरपीएफ के प्रमुख शामिल हैं। कश्मीर में अब आतंकवादियों पर नकेल कसी जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप देख रहे हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और ये दूसरा दौर चल रहा है। सुबह से ये बैठक चल रही है। मुनीश पांडे सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। मुनीश, ये दूसरे दौर की बैठक शुरू हो गई, क्या कुछ चल रहा है इस समय बैठक में? जी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है उसमें रॉ चीफ, आईबी चीफ, उसके अलावा जो आर्मी चीफ हैं वो भी मौजूद हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर मंथन इसी बात को लेकर चल रहा है कि आखिरकार जम्मू एंड कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग शुरू हुई है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उसको कैसे रोका जाए और जो आतंकवाद की घटनाएं हैं उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। इसके पहले 12 बजे से 2 बजे तक एक मीटिंग चली थी। उस मीटिंग में कई बातों का जिक्र किया गया, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उसमें से 10 लाख के करीब लोगों ने ये दरख्वास्त की है सरकार से कि उन्हें जम्मू में ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि इसको लेकर अभी कोई विचार नहीं बना हुआ है कि क्या उनका ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अमरनाथ यात्रा है उसको लेकर भी बातचीत की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि इस बार 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर जा सकते हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी बात की जाए। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो है जम्मू एंड कश्मीर में अल्पसंख्यकों, कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं और सिख जो समुदाय है उनके लोगों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि 12 मई के बाद से कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि सरकार को यह लगता है कि आतंकवादी जो हैं वो इस तरह का एक संदेश देना चाहते हैं कि लोग कश्मीर में सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस बैठक के बाद में एक कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि जो लोग हैं उनके अंदर ये एक भावना पैदा हो कि कश्मीर पूरी तरह से सुरक्षित है। जी सही। बहुत धन्यवाद मनीष पांडे, हमारे संवाददाता दिल्ली गृह मंत्रालय में हो रही इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। कुलगाम से बड़गाम तक, अनंतनाग से पुलवामा तक कश्मीर की घाटी में टारगेट किलिंग की सीरीज चलाई जा रही है। आतंकवादी डर, दहशत पैदा करने के उद्देश्य से गैर कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। सरकार इसे हताशा में बताई कार्रवाई कह रही है। मई 2022 सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या। 17 मई 2022 दुकानदार रंजीत सिंह की हत्या। 25 मई 2022 टीवी एक्ट्रेस अमरीन की हत्या। 31 मई 2022 सरकारी टीचर रजनी बाला की हत्या। 2 जून 2022 बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या। 2 जून 2022 मजदूर दिलखुश की हत्या। तेजी से बढ़ती तारीखें और तेजी से बढ़ती टेरर किलिंग की फेहरिस्त। इस बार आतंकियों ने खून खराबे की नई साजिश तैयार की है। इस साजिश का मकसद गैर कश्मीरियों को खौफ से इतना भर देना है कि वो कश्मीर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएं।
इसी साजिश के तहत कल कुलगांव में आतंकियों ने बैंक मैनेजर विजय को गोलियों से छलनी कर दिया। दहशतगर्दों का ये दुस्साहस दंग करने वाला है। विजय कुमार को बैंक में घुसकर गोली दागी गई। एक नौजवान का यूं जिंदगी से हाथ धोना परेशान करने वाली घटना है और उस परिवार के लिए तो जीते जी मर जाने जैसा है जिसने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है। विजय कुमार राजस्थान के इसी हनुमानगढ़ के थे। नौकरी की मजबूरी उन्हें कश्मीर खींच लाई थी। अपने परिवार का वो सहारा थे, लेकिन आतंकियों के लिए वो सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट थे। कुछ उसी तरह जैसे राहुल भट्ट थे, अमरीन थी या रजनी बाला थी। इन तमाम परिवारों को कश्मीर से नाता रखना भारी पड़ गया। आतंकियों की धमकियों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ गया। कश्मीर में रहने की हिम्मत दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। आतंकी चाहते हैं कि गैर कश्मीरी कश्मीर का रुख न करें। वो चाहते हैं सबके लिए कश्मीर का दरवाजा खोलने की कोशिश कामयाब न होने पाए। बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? तकरीबन उसको 10-15 साल हो गए इसमें 2 देश में काम करते हुए। इससे पहले कभी न धमकी आई, न किसी ने कहा ये ऐसी लड़की है। फर्स्ट टाइम हुआ। मैं नमाज पढ़ने गया था शाम के टाइम, तो मैंने नमाज अदा की तो मैंने गोली की आवाज़ सुनी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी बेबी वहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ से दूरी हमारा एक गाय है, वो गाय को दूध लेने गई थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने अपनी बहन की लाश यहाँ पर देखी। कमाने वाली थी साहब, वही कर दिया। हमारे पास गुजारा नहीं है। मेरा हस्बैंड वो दिन भर मजदूरी करता है, वही कमाता है, कमाने वाले वही है। बस हमें इंसाफ चाहिए। अभी तक कोई मदद, कोई एडमिनिस्ट्रेशन? कुछ नहीं मिला। तहसीलदार वगैरह कोई नहीं आया। ये सामान्य नहीं है कि एक लड़की अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती हो। ये सामान्य नहीं है कि बडगाम जैसी जगह में एक लड़की खुलकर जीना भी चाहती थी, अपने घर में अपने घर का सबका ख्याल रखना चाहती थी, बच्चों के पढ़ाई में योगदान देना चाहती थी, और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभी। लेकिन आज जिम्मेदारी एक समूचे समाज की हो जाती है, प्रशासन की हो जाती है, सरकार की हो जाती है और देश की हो जाती है कि अगर आप समाज में हटकर कुछ करना चाहते थे और आतंक ने आपको खामोश किया है, तो उस परिवार का हाथ थामने के लिए भी कोई सामने नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकियों ने कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की ठान रखी है। मई महीने में कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं ने बहुत तेजी पकड़ी है। टारगेट किलिंग की वारदातों में कुल 7 लोग मारे गए। टारगेट किलिंग में मारे गए 7 लोगों में 2 सुरक्षा बलों के जवान थे। मई में ही आतंकियों से कुल 14 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में 27 आतंकी मारे गए, जबकि मारे गए आतंकियों में से 6 पाकिस्तानी थे। हालात बता रहे हैं कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुट बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और किसी भी कीमत पर कश्मीर की शांति में खलल डालने को तैयार हैं। तो दूसरी ओर दहशतगर्दी झेलने वाले आक्रोश में हैं। उनकी नाराजगी केंद्र सरकार से है। सांबा में पीड़ित परिवार का ये गुस्सा बहुत कुछ कहता है। उनके बच्चों को पढ़ा रहे थे सर, ये नहीं होने देंगे हम सर। आज कर सकते हो, गवर्नमेंट कर सकती है सर, प्लीज। हम आपसे टेस्ट करते हैं, आज के बाद ये लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे, नहीं जाएंगे। We want solution, we want solution, one time solution, we want one time solution। नहीं जाएंगे हम। कब तक कितनी पैसे मारेंगे हम? क्या बिगाड़ा था सर? इनको वापस ले आओ, इनकी जान को वापस ले आओ, इनको वापस ले आओ वापस। नहीं बनेंगे। 20-20 किलोमीटर दूर जाते हैं, 30-30 किलोमीटर लगेगा। बंद करके हमें गेट की तरफ देखना होता है। तो केंद्र सरकार को तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत है और शायद केंद्र सरकार इसे समझ भी रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदात का असर दिखने लगा। कश्मीर में सरकारी नौकरियों कर जीविका चलाने वाले गैर कश्मीरी डर में हैं। वो कश्मीर घाटी छोड़ रहे हैं, अब घर वापस आना चाहते हैं। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। ये कश्मीरी कौम गोलियां ही खाती रहेगी। कब हमें इंसाफ मिलेगा? किस दिन ये कश्मीरी सुख चैन से जी सकेगा? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार का आश्वासन झूठे हैं, कुछ नहीं कर रही वो हमारे लिए। आज जिला अस्पताल में अंदर आके मार रहे हैं तो बंदा कहाँ जाए? आपका जम्मू में तबादला, अभी हम प्रोटेस्ट करेंगे उसके लिए, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इस चीज के लिए। आप भी कश्मीर से वापस आ गए? जी जी आप कब तक नहीं जाएंगे? जब जी नहीं कब तक नहीं आप नहीं जाएंगे? जी नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारा खून खून नहीं है, हमारा खून पानी है। हम ट्रांसफर चाहते हैं, जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं। जब दहशत का दायरा सब्र की सीमाएं लांघ गया तो हक और हिफाजत की आवाज उठी। गैर कश्मीरियों ने घाटी छोड़ने का ऐलान किया और कश्मीर में बिगड़ते हालात फिर से सवाल बन गए। निर्मम हत्याएं हो रही है। हम प्रशासन से पहले दिन से, जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी, तो डे 1 से हम यही बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से सेफली निकाला जाए। इस दौरान हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर, सबके साथ आईजीपी कश्मीर, इवन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे आला अधिकारी मौजूद थे और हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने एक ही मांग रखी, हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए तब तक जब तक घाटी के अंदर हालात सामान्य न हो। गैर कश्मीरी कह रहे हैं अब हालात बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। कश्मीर की वादियां अब रहने लायक नहीं रही, क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी बेकाबू हो रही है। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रही। कश्मीर में ठहरने का मतलब है जिंदगी जानबूझकर जोखिम में डालना। गैर कश्मीरियों से बात करते ही दिलों में घर कर चुका खौफ छलकने लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आखिरी रिक्वेस्ट, कि प्लीज इनको इवैक्यूएट किया जाए। अगर हमारी हिंदुस्तान सरकार बाहर में फंसे इंडियंस को इवैक्यूएट कर सकती है, चाहे सीरिया हो चाहे कहीं हो, तो हम लोग को क्यों नहीं? क्या हम मतलब किसी और माँ के बच्चे हैं क्या? हम हिंदुस्तान के नहीं है? टोटली अनसेफ है वहाँ पे, हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाकी आना पड़ा हमें वहाँ पे। सरकार ने आश्वासन दिया है और कहा है कि आपको जिला मुख्यालय में तबादला किया सर लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। सरकार का आश्वासन झूठे हैं, कुछ नहीं कर रही वो हमारे लिए। आज जिला अस्पताल में अंदर आके मार रहे हैं तो बंदा कहाँ जाए? हालात 32 साल पहले के उस भयानक पलायन की याद दिला रहे हैं, जब कश्मीरी पंडित रातों रात घाटी छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हुए थे। 32 साल बाद वैसी ही तस्वीर दिख रही है। कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे गैर कश्मीरियों ने एक बार फिर घाटी को अलविदा करने का इरादा कर लिया है। पलायन का प्लान पक्का हो गया है। कश्मीर से विदाई की तैयारी हो चुकी है। बोरियां बिस्तर बांधे जा रहे हैं। गैर कश्मीरियों की पुलिस प्रशासन से बस इतनी इल्तिजा है कि उन्हें जम्मू की सीमा तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। 2008 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया था। तब कश्मीर घाटी के 5 जिलों में इस तरह के 5 हाउसिंग कॉलोनीज बनाई गई थी, जिन्हें आमतौर से कश्मीर में कश्मीरी पंडित कॉलोनी कहा जाता है और कुछ लोग इन्हें ट्रांजिट कैंप और माइग्रेंट कैंप कहते हैं। दरअसल ये जो मेरे पीछे हाउसिंग कॉलोनी है, शेखपुरा बडगाम की हाउसिंग कॉलोनी है और यहाँ पर जो है करीब 130 परिवार रहते हैं कश्मीरी पंडितों के। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स बढ़ी और उनमें कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, उसके बाद यहाँ जो है कहीं न कहीं लोगों में एक बार फिर खौफ बढ़ने लगा है। आपने गैर कश्मीरियों के हालात बयान करने वाली हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। ये सिर्फ एक ट्रांजिट कैंप की हकीकत नहीं है। अनंतनाग के मट्टन में, कुलगाम के कांजीगुंड में, बडगाम के शेखपुरा में, पुलवामा के चाशी गांव में, कश्मीर घाटी में ऐसे 4 रेजिडेंशियल कॉलोनी हैं जहां गैर कश्मीरियों के रहने के इंतजाम है। इन कॉलोनियों को ट्रांजिट कैंप भी कहते हैं। इन कॉलोनियों की भी अपनी कहानी है। 2008 में खास प्लान के तहत ये कॉलोनियां बसाई गई। सरकारी नौकरियां करने वाले करीब 3000 गैर कश्मीरियों के लिए इंतजाम किए गए।
तब ये सहमति बनी थी कि गैर कश्मीरी इन्हीं कॉलोनियों में रहेंगे, उनकी सुरक्षा तय की गई। लेकिन तेजी से बढ़ती दहशतगर्दी ने गैर कश्मीरियों के भरोसे की नींव हिला दी है। सरकारी नौकरियां करने वाले गैर कश्मीरियों को अब यहाँ रहना गवारा नहीं। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद गैर कश्मीरियों को जिला मुख्यालय में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आया है, लेकिन अब इन्हें भी ये मंजूर नहीं। खाली ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर। हम ट्रांसफर चाहते हैं, जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं। बस हमारी सीधी सादी मांग है कि हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए। हम वहाँ अब सर्वाइव नहीं कर सकते, हम डरे हुए हैं, हम सारे जो हैं घबराए हुए हैं जितने में। अगर दिलों में ऐसी दहशत है तो वाकई कश्मीर के हालात पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। कश्मीर में टेरर किलिंग की बढ़ती घटनाएं बता रही हैं कि आतंकियों की साजिश क्या है। वो डर पैदा करना चाहते हैं, इस डर को मिटाना होगा, तभी दहशतगर्दी को भी हम मिटा पाएंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उधर कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकवादी वारदात के बाद से कश्मीरी पंडित और हिंदू सरकारी कर्मचारी अब पलायन करने लगे हैं। वैसे ही कुछ परिवारों से बात की है हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने। कहां से आए हैं अभी कश्मीर से? मैं अनंतनाग से आया हूँ। अच्छा, अभी क्या माहौल है वहाँ पे? माहौल आपको पता ही होगा पिछले 20 दिन से क्या चल रहा है। अगर वहाँ पे माहौल सही होते तो हम यहाँ पे नहीं होते अभी जम्मू में। तो आपको क्या लगता है हिंदू समाज के लोग अब वहाँ सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा किस प्रकार से सारे हिंदू माइनॉरिटी सारे निकल रहे हैं। हम भी निकल रहे हैं, रात को भी निकले हैं, रात को पूरी रात ट्रैफिक में फंसे रहे। तो जिस तरह से मासूम लोगों की हत्याएं लगातार हो रही है, इस समय आप लोगों में जो बाकी जो सरकारी कर्मचारी है हिंदू समाज के, मतलब मन में क्या चल रहा है? आप लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं? हम बिल्कुल घबराए हुए हैं। हमने 3 दिन से रात को नींद नहीं की है, रोते रोते परेशान हो गई है पूरी 2 दिन। आपकी पत्नी है? बिल्कुल मेरी मिसेज। आप बताइए अभी कैसे, मतलब क्या माहौल है वहाँ घाटी? माहौल बहुत अभी डरा हुआ है। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं कि हम बहुत ही मतलब डरे हुए हैं। 2 दिन से हमने बिल्कुल कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं। कैसे हम खौफ में रहे हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी और अब फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे। अब हमें थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, हम सेफ जोन में आ गए। थोड़ा सुकून है? बिल्कुल है सर। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां परेड चौक पर एक समुदाय विशेष के लोगों से पुलिस की झड़प हो गई है। दरअसल आज जुम्मे की नमाज के बाद बाजार को बंद कराने को लेकर हंगामा शुरू हुआ। जब पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हंगामे में 2 लोग घायल हुए हैं। परेड चौक इलाके में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। ये खबर पुलिस और पब्लिक लोगों के बीच भिड़ंत की खबर है और पुलिस पर पत्थर चलाए गए हैं। कानपुर की यह खबर है, परेड चौक पर खबर है। ये देखिए लोगों से। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां परेड चौक पर बेकनगंज इलाके में एक समुदाय विशेष के लोगों से पुलिस की जबरदस्त झड़प हुई है। आज दरअसल जुम्मे की नमाज के बाद बाजार बंद कराने को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। हंगामे में 2 लोग घायल हुए हैं। परेड चौक इलाके में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। सिमर चावला हमारे संवाददाता सीधे आपको लिए चलते हैं सिमर के पास। सिमर, क्या स्थिति है इस समय? हम हमारे संवाददाता सिमर चावला से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको देख रहे हैं। सिमर, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। क्या स्थिति है इस समय, क्या बताइए सिमर? सिचुएशन बहुत ही टेंस है इस वक्त हम कानपुर के नई सड़क एरिया में खड़े हैं, गली कूचों के अंदर खड़े हैं, जहां पे मेरे साथ पूरी फोर्स मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जॉइंट कमिश्नर भी हैं, एसीपी एंड डीसीपी सारे एरिया के यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मुस्लिम संगठनों ने एक बंद घोषित किया था। उन इस स्टेटमेंट के बाद जो नुपुर शर्मा ने, बीजेपी की जो लीडर है, उन्होंने दिया था एक टीवी डिबेट शो पे, उसके बाद स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे बंद था। आज जब शुक्रवार की नमाज पढ़ के जब लोग बाहर निकले तो दूसरे पक्ष की तरफ से नारेबाजी हुई,
नारेबाजी करने के बाद यहाँ पे दोनों ही गुटों की तरफ से पत्थर चलाए गए, बंदूकें चलाई गई, स्टोन्स पेल्ट हुए, बंदूकें चली। उसके बाद हमने देखा सिचुएशन पूरी बिगड़ गई। पुलिस के ऊपर भी इन्होंने पत्थरबाजी काफी करी, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन थोड़ा लाठीचार्ज करना पड़ा। हमारे संवाददाता सिमर लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 लोगों के घायल होने की खबर आई है। कानपुर में पुलिस से पत्थरबाजी हुई है, पुलिस से आमना सामना हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर बंद का आह्वान किया गया था, बाजार बंद करवा रहे थे। 2 पक्ष आमने सामने हुए। पहले जैसे ही एक पक्ष ने बाजार बंद करवाना शुरू किया तो लोगों ने उसका विरोध किया। जब दोनों पक्ष आपस में भिड़े तो पुलिस बीच में आई, पुलिस ने बीच बचाव किया। हालांकि पुलिस ने दोनों को अलग अलग कर दिया, लेकिन पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। और जब पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। खबर आई 2 लोग घायल हुए। आपके माध्यम से बड़े बुजुर्ग लोग वो अपने अपने लोगों को, जो बच्चे हैं और हम शहर में, इस सड़क पे, इस मोहल्ले में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते। और मेरा सबसे आग्रह है इस चीज को सुने और इस अपील को माने और लोगों को अपने घर में। तो ये जॉइंट कमिश्नर यहाँ पे कानपुर के, जिनका कहना है कि लोगों को अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टेंस हो गई थी। पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ लोगों को पकड़ने की पूरी को लिए चलते हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, कानपुर के इस इलाके में जहां ये झड़प हुई, क्या स्थिति है अभी? संतोष, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? 3 तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कानपुर के परेड चौक पर जबरदस्त हंगामा, पत्थरबाजी हुई और स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है, लेकिन हमने पूरी तरह से स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया है। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें खदेड़ दिया गया है। एक समुदाय विशेष के लोगों से पुलिस की झड़प हुई है। संतोष, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। संतोष, इस समय क्या स्थिति है, बताइए। देखिए, स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। मौके पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर आनंद तिवारी समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और साफ तौर पर कहा जाएगा कि जिस तरीके से एक विवादित बयान के बाद एक समुदाय संतोष से भी संपर्क हमारा टूट गया। जैसे ही संतोष से हम संपर्क स्थापित करते हैं तुरंत आपको लिए चलेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के बेकनगंज इलाके में। जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। बाजार बंद कराने के बाद 2 पक्षों में पथराव हुआ। स्थिति को नियंत्रण करने पहुंची पुलिस पर भी कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। ये मिश्रित आबादी वाला इलाका है और यहां स्थिति कुछ देर पहले काफी तनावपूर्ण हो गई थी। इस मामले की शुरुआत मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुई, जब वहां से बाजार बंद करवाने की शुरुआत हुई। ये लोग बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी किए जाने से नाराज थे। शुक्रवार था, जुमे की नमाज के बाद इन लोगों ने बाजार बंद करवाना शुरू कर दिया। परेड चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और जुमे की नमाज के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ। कई लोग घायल हुए, इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने लोगों को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज किया और पुलिस का इस समय दावा है कि कानपुर के इस परेड चौक पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पत्थरबाजों को खदेड़ दिया गया है, सख्त चेतावनी दे दी गई है।